हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हम दो छोटे छोटे चीजें पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हमारा पहला क्लास में हम ऑलरेडी डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है ये डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब तुम लोग को पता है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब तुम लोगों को पता है। बात रहा तो डिटर्मिनेंट का मतलब नहीं पता। डिटर्मिनेंट का मतलब है ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। जैसे हम लास्ट क्लास में बात किए थे, प्राइस, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। कॉमन सेंस का बात है, अगर मान लो मोबाइल फोन का प्राइस बढ़ेगा तो इसको खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइस एक फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो पहला फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देखो हुआ या नहीं हुआ। तो डिटर्मिनेंट का मतलब है वो सारा फैक्टर्स जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो हम लिस्ट में आज बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला वाला प्राइस है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिमांड या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, या फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड इफेक्ट होता है। तो जब भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पूछेगा या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पूछेगा तो आंसर यही लिख कर आना है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, चलो अब सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट था वो था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस का बात है। तो फटाफट से पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये वर्ड को मार्किंग कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर affecting demand for the given commodity. Generally there exists an inverse relationship. What do you mean by inverse relationship? Inverse relation का मतलब क्या होता है, opposite direction में जाना। Now what is opposite direction? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे जाएगा, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। तो प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। तो दो कंपोनेंट में से कोई एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है नीचे जाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशन। एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। अगर दोनों नीचे जा रहे हैं या दोनों ऊपर जा रहे हैं तो उसका मतलब वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन का मतलब हो गया कोई एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक नीचे तो दूसरा ऊपर। बात समझ में आया। बिटवीन प्राइस between price and quantity demand. For example, if the price of the given commodity, say tea, increases, its quantity demand will fall and satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. या फिर एग्जांपल ले, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो टी है, टी के एग्जांपल नहीं लेते, चलो कुछ और लेते हैं, आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला फैक्टर मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। चलते हैं फटाफट से दूसरे फैक्टर में, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। नाउ व्हाट इज रिलेटेड गुड? रिलेटेड गुड दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। चाय और बिस्किट, टी एंड बिस्किट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमको दोनों चाहिए, टी भी चाहिए, कॉफी भी चाहिए, सॉरी टी भी चाहिए एंड बिस्किट भी चाहिए। टी एंड शुगर, दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चाय के, चीनी के बिना चाय अधूरा है, चीनी चाय के बिना अधूरा है। टी एंड शुगर। और अगर एग्जांपल दो तो पेन और इंक, इंक के बिना पेन का कोई काम नहीं, पेन के बिना इंक का कोई काम नहीं। ठीक है, इंक एंड पेन। प्रिंटर एंड पेपर, पेपर के बिना प्रिंटर अधूरा है, प्रिंटर के बिना पेपर अधूरा है। हमको दोनों चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए पेपर भी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, मैं तुमको रिलेशन निकालना सिखाऊंगा अभी, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ
समझना है, ठीक है, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, एग्जाम्पल है टी एंड शुगर का, ठीक है। तो अगर टी है और शुगर, तुम बताओ अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या लोग चाय पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो टी का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर टी का डिमांड कम हो गया तो ऑब्वियस सा बात है, दुकान वाला का चाय नहीं बिक रहा है तो क्या वो शुगर खरीदेगा? क्या शुगर का डिमांड होगा मार्केट में? शुगर का डिमांड भी, डिमांड फॉर शुगर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या चेक करते हैं? हम हमेशा क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं। यहां पर लिखेंगे सभी कोई, क्रॉस रिलेशन, ऑलवेज चेक, ऑलवेज चेक क्रॉस रिलेशन। हम हमेशा रिलेटेड गुड्स के केस में क्रॉस रिलेशन चेक करेंगे। नाउ क्रॉस रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड। तो मैं क्रॉस रिलेशन का बात करूं तो दिस इज क्रॉस रिलेशन। टी का प्राइस तो शुगर का डिमांड, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? ऑपोजिट रिलेशन। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑपोजिट रिलेशन। अच्छा, एक और एग्जांपल ले ले, चलो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल बुक में लिख लेंगे सभी बच्चे। टी नहीं लेते, प्रिंटर और पेपर ले लेते, प्रिंटर और पेपर, ठीक है। प्रिंटर का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग प्रिंटर खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंटर का डिमांड कम हो जाएगा। अगर प्रिंटर का डिमांड कम हो गया तो क्या पेपर का डिमांड होगा? लोगों के पास प्रिंटर ही नहीं है तो पेपर खरीद के क्या करेंगे? तो पेपर का डिमांड भी कम हो जाएगा। हमको क्या चेक करना है? क्रॉस रिलेशन चेक करना है। क्रॉस रिलेशन का मतलब एक कॉमोडिटी का प्राइस तो दूसरे का डिमांड, ठीक है। ये दिस इज नोन एज क्रॉस रिलेशन। तो यहां पर हम लोगों को क्या दिखाई दिया? अगेन इनवर्स रिलेशन दिखाई दे रहा। देखो दिस इज इनवर्स, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। यहां पर लिखना इनवर्स रिलेशन, और ये एग्जांपल को बुक में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे टी एंड शुगर के बारे में बात की, हमको दोनों चाहिए, वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? दोनों में से कोई एक चाहिए। जैसे टी एंड कॉफी, या तो चाय दे दो या तो कॉफी दे दो, हम दोनों एक साथ कभी भी कंज्यूम नहीं करते। अगर हम टी पी लिए तो कॉफी पीने का मन नहीं करेगा, कॉफी पी लिए तो टी पीने का मन नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? चलो देखते हैं फिर से। टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग क्या करेंगे? चाय पीना कम कर देंगे, तो टी का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोग चाय पीना कम कर देंगे तो टी का डिमांड कम हो गया। अब अगर टी का डिमांड कम हो गया तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोग अगर चाय नहीं पिएंगे तो लोग क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे। बात समझ में आया? तो बात समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी का डिमांड कम हो गया। टी का डिमांड कम होने की वजह से कॉफी का डिमांड इंक्रीज हो गया। अगेन हम क्या चेक करेंगे? क्रॉस रिलेशन चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस रिलेशन कौन सा रिलेशन निकल के आया? डायरेक्ट रिलेशन। देखो टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है ना, तो दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमेशा याद रखना, क्रॉस रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड गुड्स के केस में ही चेक किया जाता है। और रिलेटेड गुड्स दो प्रकार का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर का बात ध्यान से समझना, कॉमन सेंस का बात है। अगर मेरा सैलरी इंक्रीज हो गया, अगर मेरा बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो तुम्हें नहीं लगता मैं ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करूंगा, मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा मार्केट से? ऑब्वियस सा बात है, जब भी किसी इंसान का इनकम इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना शुरू कर देता है। तो इनकम और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? जब भी मेरा इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा।
अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगा। अगेन कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो चीज सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, दोनों कम हो रहा है या दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। तो इनकम का कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? नॉर्मल गुड्स के केस में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। इनकम अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, इनकम अगर रिड्यूस होगा तो डिमांड भी रिड्यूस होगा। ये तो नॉर्मल गुड्स में। इंफीरियर गुड्स, अब इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? पुअर क्वालिटी का गुड्स। मान लो मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं होने की वजह से मैं पुअर क्वालिटी का चावल कंज्यूम करता था, खराब क्वालिटी का चावल कंज्यूम करता था, मेरा सैलरी बहुत कम था, जिसकी वजह से मैं महंगा चावल या अच्छे क्वालिटी का चावल अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब अगर मेरा सैलरी इंक्रीज हो गया तो सोच कर देखो, तुम्हें क्या लगता है? मैं पुअर क्वालिटी का चावल ज्यादा कंज्यूम करने लग जाऊंगा या फिर मैं पुअर क्वालिटी से अपने आप को अच्छे क्वालिटी में शिफ्ट कर लूंगा और पुअर क्वालिटी का कंजम्पशन कम करके अच्छे क्वालिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज कर दूंगा? ऑब्वियस सा बात है कि जब भी कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है? पुअर क्वालिटी का जो सामान को कंज्यूम करता था उसको कम कर देता है, उसके जगह वो शिफ्ट हो जाता है कहां पर? अच्छे क्वालिटी के गुड्स में शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आया? तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है पुअर क्वालिटी गुड्स। तो जब भी इनकम इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कहां शिफ्ट हो जाएंगे? लोग अच्छे क्वालिटी के गुड्स में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी इनकम कम होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो कौन सा रिलेशन आया बताओ? इनवर्स रिलेशन। क्या ये रिलेशन को रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस का बात है। अगर तुम समझ लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, इमीडिएट वहीं पर एग्जांपल लेकर तुम निकाल सकते हो कि इसमें कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा, क्या होगा, तुम इमीडिएटली वहीं पर ऑन स्पॉट निकाल सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब सारा पॉइंट इजी इजी है। ये 3 ही पॉइंट था जहां पर रिलेशन को लेकर इतना कुछ टेक्निकल चीजें थे, अब सारा पॉइंट इजी इजी है। देखो फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, मार्केट में लेटेस्ट है, चल रहा है मार्केट में, तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर कोई प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, पुराना हो गया है, तो उसका डिमांड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट एक्सेट्रा। इफ द कमोडिटी इज इन फैशन, अगर वो फैशन में है या फिर प्रीफर कर रहा है कस्टमर, कस्टमर को पसंद आ रहा है, then the demand for such commodity will rise. On the other hand, demand for commodity falls if the consumer have no taste for that commodity. उसका डिमांड फॉल हो जाएगा अगर उसको उस कॉमोडिटी उसको पसंद नहीं आ रहा है तो। बात समझ में आया? चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ध्यान देना, वर्ड लिखा है फ्यूचर। अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में चावल का प्राइस, राइस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है या दाल का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो मैं आज क्या करूं? एज अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, जो अपने फायदे के लिए डिसीजन लेता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? वो हमेशा, अगर उसे लगता है कि आने वाले दिनों में किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो वो उस प्रोडक्ट को आज खरीद कर रख लेगा घर में। तो अगर हमें लगता है आने वाले दिनों में दाल का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, राइस का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारा दाल और राइस खरीद कर घर में रख लेंगे। क्या आज उसका प्राइस इंक्रीज हुआ था? नहीं, आज उसका प्राइस एज इट इज था। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अगर हमें लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में, तो आज हम उसको खरीद कर रख लेंगे। तो आज उसका डिमांड क्या हुआ? आज उसका डिमांड इंक्रीज हो गया। क्या आज उसका प्राइस चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। आज उसका लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है।
अगर मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका लगता है हमें कि आने वाले दिनों में प्राइस कम होने वाला है, तो हम हमारे कंजम्पशन को पोस्टपोन्ड कर देंगे। अगर मैं एक लैपटॉप लेने वाला था और मुझे पता चल गया कि 10 दिन के बाद डिस्काउंट आने वाला है, क्या मैं आज लैपटॉप खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, मैं अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन्ड कर दूंगा। आज क्या उसका प्राइस कम हुआ या इंक्रीज हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस कम होगा, तो इस वजह से मैं आज उसका डिमांड फॉल हो गया। बात समझ में आया? तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो उसका डिमांड फॉल हो जाएगा, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो उसका डिमांड आज क्या होगा? फॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब यहां पर एक ध्यान से बात सुनना, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 5 पॉइंट था। क्या क्या था? प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये 5 पॉइंट था हमारा इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। अब आता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के अंदर टोटल 8 पॉइंट है। कहां से आया सर 8 पॉइंट? बुक में तो 3 ही दिखाई दे रहा है। 5 जो हम इंडिविजुअल का पढ़े वो 5 प्लस 3 नया, 1 2 और 3, ये तीनों पॉइंट हमारा नया है। बात समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो तुम्हें कितना पॉइंट लिख कर आना है? 8 पॉइंट को लिख कर आना है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो कितना पॉइंट लिख कर आओगे? 5 पॉइंट लिख कर आओगे, जो पहले के 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ाई किया। बात समझ में आया? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, क्या लिख कर आओगे? 8 पॉइंट को लिख कर आओगे, पहले का 5 प्लस अभी जो 3 हम पढ़ने वाले हैं, ये तीनों 8 पॉइंट। मार्केट अगर पूछा है मतलब सब कुछ लिख कर आना है। मार्केट डिमांड को हर एक चीज इंपैक्ट करता है, इंडिविजुअल का जितना पॉइंट है वो सब भी, और मार्केट का जो अलग से 3 पॉइंट है वो भी। तो 8 पॉइंट को हमें एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, चलो, तो पॉइंट नंबर, इसको एक काम करें, पॉइंट नंबर 6 नाम दे दे, याद रहेगा तुम्हें। इसको 6 दे देते हैं, इसको 7 दे देते हैं और इसको 8 दे देते हैं। अब तुम्हें याद रहेगा मार्केट डिमांड में कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है, पहले के 5 और नए 3। ठीक है, तो आते हैं 6th पॉइंट पे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? सोच कर देखो, किसी एरिया का पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि कौन से कैटेगरी के लोग हैं। अगर मान लो मैं एक सिटी में रहता हूं जिसका नाम है बरगढ़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। अगर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बुढ़े लोग ज्यादा हैं तो यहां पर कौन सी चीजों का ज्यादा डिमांड होगा? व्हील चेयर, चश्मा, ये सभी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। अगर मेरे इस एरिया में यंग लोग ज्यादा हैं तो यहां पर बाइक, स्कूटी और जो यंग लोग यूज करते हैं, कैफे, रेस्टोरेंट, ये सब चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कौन से कैटेगरी के लोग तुम्हारे एरिया में ज्यादा रहते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा है। अगर बीमार लोग ज्यादा रहते हैं या तुम्हारे एरिया में बहुत हॉस्पिटल्स है, तुम्हारा एरिया हॉस्पिटल्स के लिए फेमस है, तो वहां पर मेडिसिन का डिमांड और जो हॉस्पिटल में चीजें यूज होती है उन सभी चीजों का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्कूल्स का एरिया है तो स्कूल वाले एरिया में बच्चों से रिलेटेड सामान का डिमांड ज्यादा होगा। तो साइज का मतलब अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा डिमांड होगा, अगर कम पॉपुलेशन है तो डिमांड भी कम होगा। कॉम्पोजिशन का पॉपुलेशन का मतलब कौन से कैटेगरी के लोग हैं, जिस कैटेगरी के लोग ज्यादा होंगे उस कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड उस एरिया में ज्यादा होगा। बात समझ में आया? तो साइज का मतलब अगर साइज ज्यादा है, अगर लार्ज है तो डिमांड ज्यादा होगा, अगर स्मॉल है तो डिमांड कम होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कौन से कैटेगरी के लोग हैं, जिस कैटेगरी के लोग रहेंगे उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का डिमांड वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में, सीजन एंड वेदर। विंटर सीजन आ गया, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा? जो स्वेटर हो गया और मफलर हो गया, ये सभी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। रेनी सीजन में अम्ब्रेला हो गया, रेनी कोट हो गया, ये सभी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। समर सीजन में आइसक्रीम हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सभी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। तो जब भी सीजन एंड वेदर होता है, जिस प्रोडक्ट का सीजन या वेदर होगा उस प्रोडक्ट का डिमांड उस टाइम पे ज्यादा होगा। अगर सीजन या वेदर नहीं है तो प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं होगा। अब आते हैं 8वें पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पॉइंट तुम्हें कोई भी नहीं समझाएगा, इसका मेरा चैलेंज है। जाकर देख लो कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला पॉइंट कोई भी टीचर जनरली अच्छे से नहीं समझाता, क्योंकि
लोगों को लगता है कि ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने लायक नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना बहुत ही शानदार पॉइंट है, ध्यान से समझना। और ध्यान से, बुक में कुछ भी नहीं लिखा है, फालतू चीजें लिखी है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, ठीक है? कैसे समझ में आएगा देखना। मान लो मैं दो सिचुएशन लेता हूं, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। यहां पर 4 लोग रहते थे, भुतलू और उसके 3 दोस्त, ठीक है? यहां पर रहते थे छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसके 2 दोस्त। यहां पर सभी लोगों का इनकम था 2,50,000 रुपीज। ये भी कमाता था 2,50,000 रुपीज, ये भी कमाता था 2,50,000 रुपीज, और ये भी कमाता था 2,50,000। टोटल कितना हो गया? टोटल सब मिलकर 10 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे। सभी का इनकम 2.5 लाख रुपए था। सिचुएशन 2 में मैं बताता हूं, छोटा पंडित का इनकम था 9,90,000 रुपए, इसका इनकम था 3,000 रुपए, इसका इनकम था 4,000 रुपए, और इसका इनकम था 4,000 रुपए। टोटल कितना हुआ? वही 10 लाख रुपए। तो दोनों जगह टोटल इनकम कितना है? सेम है। सिचुएशन 1 में भी टोटल इनकम 10 लाख है, सिचुएशन 2 में भी टोटल इनकम 10 लाख है। अब अगर मैं एक शोरूम खोलता हूं, ठीक है, बाइक का शोरूम, बाइक का प्राइस है 80,000 रुपए, ठीक है? यहां पर एक शोरूम खोला और 80,000 रुपीज का बाइक मिल रहा है। वही शोरूम में यहां पर भी खोला, यहां पर भी 80,000 रुपए का बाइक मिल रहा है। तुम बताओ मेरे टारगेट कस्टमर कौन होंगे? सिचुएशन 1 में मेरे टारगेट कस्टमर कौन होंगे? चारों मेरे टारगेट कस्टमर है। ये भी मेरा बाइक को खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, और ये भी खरीद सकता है। सभी का एबिलिटी टू पे है, सबका इनकम 2.5 लाख रुपए है और सामान 80,000 रुपए का है, तो सबको ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 4 यूनिट इजीली बेच सकता हूं। लेकिन सिचुएशन 2 में टोटल इनकम वही 10 लाख रुपए था, लेकिन अब मैं बाइक सिर्फ किसको बेच सकता हूं? मिस्टर मतलब छोटा पंडित को बेच सकता हूं, बाकी तीनों को मैं बाइक नहीं बेच सकता। यहां पर डिमांड कितने यूनिट का होगा? एक, क्योंकि एक इंसान के पास चाहे जितना भी पैसा हो, वो 3-4 बाइक, तो सेम बाइक 3-4 तो नहीं खरीदेगा, वो एक ही खरीदेगा। तो यहां पर 4 यूनिट का डिमांड होगा, यहां पर 1 यूनिट का डिमांड होगा। डिफरेंस क्या था? टोटल इनकम दोनों जगह सेम था, यहां पर भी 10 लाख था, यहां पर भी 10 लाख था। डिफरेंस था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। सिचुएशन 1 में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हर इंसान सेम अमाउंट का इनकम कर रहा था, ऑन एन एवरेज सेम है। मैं तो एग्जैक्ट 2.5 लाख ले लिया, लेकिन ऑन एन एवरेज सब कोई सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हर कोई मिडिल क्लास था। यहां पर 2.5 लाख रुपए का इनकम कमा रहा था, हर कोई एक सेम कैटेगरी के लोग थे, तो हर कोई मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता था। सिचुएशन 2 में वही इनकम 10 लाख, लेकिन अब की बार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। कुछ लोग बहुत रिच थे और बाकी लोग सब पुअर थे। उस केस में क्या हुआ? मेरे प्रोडक्ट को सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर पाए, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया। तो जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तब डिमांड ज्यादा होगा, और जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तब डिमांड बहुत कम होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अगर रिच और पुअर का गैप इंक्रीज हो जाए, गैप इंक्रीज होना मतलब रिच बहुत ज्यादा रिच हो जाए, पुअर बहुत ज्यादा पुअर हो जाए, मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच के पास बहुत पैसा है, पुअर के पास बहुत कम पैसा है, तो डिमांड क्या होगा? डिमांड फॉल करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? रिच अगर और रिच हो गया, पुअर अगर और पुअर हो गया, तो अगर दोनों के बीच का गैप इंक्रीज हो गया तो डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से डिमांड मार्केट में नहीं होगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाए तो उस केस में मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? तो बोलो हाँ, सभी बच्चे जोर से हाँ बोलेंगे, घर वाले सब चमक कर उठ जाना चाहिए। क्या हो गया मेरे बच्चे को? तो यहां पर लिख लो वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 में क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वीडियो नंबर 2 में हम पढ़े डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमांड फंक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।